एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के कुछ बहुत ही शानदार लाजवाब 20 MCQ के बारे में। आज की वीडियो बहुत सारा यूजफुल है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं किसकी, CUET बिजनेस स्टडीज की, जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों UPTGT, UPPGT, KVS, NVS, APS आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉमर्स के एग्जाम के लिए। दोस्तों जब भी तारीख होगी आज की वीडियो को याद करा जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू करते हैं आज के इस सफर को। दोस्तों आपके सामने लेकर आ गए हम। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डैश इज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। भाई कौन है लिंक का जो काम कर रही है सेवर्स और इन्वेस्टर के बीच में? क्या वो फाइनेंशियल मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है, नन ऑफ दीज है दोस्तों। तो उसका सही आंसर सभी लोगों ने गैस कर लिया। इसका सही आंसर है दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, और यू कैन से द लिंक बिटवीन सरप्लस यूनिट एंड डेफिसिट यूनिट्स। आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू प्राइमरी मार्केट इन द फॉर्म ऑफ डैश। ओके, अगर मुझे प्राइमरी मार्केट में जाना है तो मैं किस तरह की सिक्योरिटी यूज करूंगा? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स या ऑल ऑफ दिस। दोस्तों सोचिए, प्राइमरी मार्केट में जाना है, क्या इशू कर सकता हूं? क्या वो शेयर इशू होते हैं, इक्विटी शेयर इशू होते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं, डिबेंचर इशू होते हैं, सब इशू होता है। वैसे दोस्तों प्राइमरी मार्केट में आपका सब कुछ इशू हो सकता है। मैं सिर्फ इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि सिर्फ इक्विटी शेयर इशू होते हैं प्राइमरी मार्केट में। मेथड ऑफ फ्लोटेशन हमारे जो हैं 5, वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, सब कुछ इशू हो सकता है आपके प्राइमरी मार्केट में। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों आप इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। देखिए सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन पहचानना है। रेगुलेटरी फंक्शन दोस्तों हमारे वो फंक्शन है जिसमें सेबी रूल्स रेगुलेशन को फॉर्मुलेट करता है। ये आप ध्यान रख के चलेंगे। तो देखते हैं कौन सा है जो रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड है। पहला पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी। दूसरा है कंट्रोल ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, टेकिंग स्टेप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, या फिर कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। दोस्तों ये तो हमारा है डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है, सर्वे वगैरह करना डेवलपमेंट फंक्शन है। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, और इनसाइडर ट्रेडिंग को भी अवॉइड करना हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, और रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स हमारा मेन रेगुलेटरी फंक्शन है। दोस्तों यही इसका आंसर रहेगा। तो मुझे लगता है फर्स्ट पार्ट हमारा इसका सही एक्यूरेट आंसर है, और मुझे लगता है सब लोगों ने बहुत अच्छे से और सही से गैस कर लिया होगा। कोई ऐसा नहीं है जिसने गैस ना करा हो, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे से गैस करते हैं। सभी लोगों ने 100% गैस कर लिया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुके हैं, ट्रेजरी बिल्स आर बेसिकली डैश। ओके, ट्रेजरी बिल दोस्तों क्या होते हैं हमारे, आपको जवाब देना है। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है बोरो करने के लिए शॉर्ट टर्म का, या लॉन्ग टर्म के लिए है, या कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल नहीं है, ये तो पक्की बात है। जो हमारा ट्रेजरी बिल है वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है, कैपिटल मार्केट का नहीं है। तो सी ऑप्शन तो आएगा नहीं, ठीक है। दूसरा हमारा जो ट्रेजरी बिल है क्या वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है दोस्तों जो आपकी 1 ईयर से ज्यादा के लिए करी जाए, 1 या 5 ईयर, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा गया है, मतलब 1, 5 साल, इनसे ऊपर जो करा जाए सब लॉन्ग टर्म है। और शॉर्ट टर्म वो है जो आपकी 1 साल से कम वाली होती है। तो ट्रेजरी बिल का मैक्सिमम टाइम पीरियड आप लोग जानते हैं कि 364 डेज के आसपास है। तो क्योंकि ये 364 डेज है अप्रोक्सीमेटली, तो 1 साल से कम ही है भाई, 1 साल से ज्यादा तो जाने वाला वैसे भी नहीं है। तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म बोरिंग का सोर्स होगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग का सोर्स नहीं हो सकता, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, certain instruments of money market is short, self liquidating and used to finance credit sale. Name the instrument. कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, सेल्फ लिक्विडेटिंग, अपने आप को खुद ही कैश में कन्वर्ट कर लेंगे टाइम के बाद, और फाइनेंस क्रेडिट सेल के लिए करे जाते हैं, मतलब उधार जब भी आप व्यापार करोगे तब इनका यूजेज बहुत ज्यादा होता है, बहुत कॉमन होता है। ये क्या है? क्या ये कॉल मनी है? ऑब्वियसली बात है, कॉल मनी तो बैंक वाली होती है, नहीं हो सकती। क्या सर्टिफिकेट डिपॉजिट है? सर्टिफिकेट डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म कह सकते हो आप उसको, कंपैरेटिवली, मतलब वैसे तो शॉर्ट ही है लेकिन फिर भी उसका टाइम आपका 3 महीने से ऊपर तक जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। कमर्शियल बिल या ट्रेजरी बिल में से एक है। ट्रेजरी बिल भी नहीं हो सकता क्योंकि ट्रेजरी बिल तो वैसे भी आप जानते हैं कि इसमें मेंशन करा जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा या आरबीआई के द्वारा इशू करा जाता है, और क्रेडिट सेल से वैसे भी ट्रेजरी बिल का कोई नाता नहीं है। क्रेडिट सेल से दोस्तों जो सबसे ज्यादा नाता है वो है कमर्शियल बिल का हमारा, जो कि काफी कॉमन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है,
हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following helps to eliminate the use of stock certificates by placing stock transaction on computer? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है दोस्तों जिसकी वजह से आप स्टॉक्स को हम लोग सर्टिफिकेट की फॉर्म में ना रख के सीधा कंप्यूटर पे डालते हैं और फटाफट 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 काम करते हैं, ट्रांसफर करना सब ऑनलाइन चलता है, कोई दिक्कत वाले बने, वो झंझट ही खत्म हो गया कि सर्टिफिकेट है यहाँ से वहां जाने हैं, खोने का डर सब खत्म। क्या इसको डीमैट अकाउंट कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कहते हैं, डिपॉजिटरी ट्रस्ट कंपनी कहते हैं, या फेडरल डिपॉजिटरी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बोले तो डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जिसमें सारे के सारे स्टॉक सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए और मैं उनको आसानी से सेल एंड परचेज कर पाऊं और उनको ट्रांसफर में प्रॉब्लम कभी ना आए बिल्कुल भी। इसी का नाम है दोस्तों डीमैट अकाउंट, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी का फंक्शन क्या है? रेगुलेटरी फंक्शन है सेबी का, बिल्कुल है। डेवलपमेंट फंक्शन है सेबी का, बिल्कुल है। प्रोडक्टिव फंक्शन है सेबी का, बिल्कुल है। सारे हैं यार ऑल ऑफ दीज। ये जो ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं यार, मैक्सिमम इनका आंसर ऑल ऑफ दीज होता है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है ऑल ऑफ दीज नहीं भी होता, लेकिन फिर भी 70-80% ऑल ऑफ दीज के फेवर में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, elimination of problem on transfer of shares such as loss, theft and delay is the benefit of dash. ओके, आपको बताना है कि ये सब प्रॉब्लम को हटाना किस चीज का बेनिफिट है, मतलब चोरी होने का डर, खो जाने का डर, ट्रांसफर में जो प्रॉब्लम है, इन सबको हटाने का जो कंसेप्ट है वो किसका बेनिफिट है, मतलब इन सबको हटा के किसने ही नाम कमाया है? कॉन्ट्रैक्ट नोट ने कमाया, डीमैट अकाउंट ने कमाया, करंट अकाउंट ने कमाया, फिक्स अकाउंट ने कमाया? ऑब्वियसली बात है ये सब के सब दोस्तों हमारे बेनिफिट बन जाते हैं डीमैट अकाउंट के। डीमैट अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत है चोरी होने का डर नहीं है बिल्कुल भी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है सारी, उसमें स्टोर करके रखे जाएंगे आपके शेयर्स को, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चोरी नहीं होंगे, जलेंगे नहीं, खोएंगे नहीं, संभाल के रखेंगे यार। इसके लिए हमारे पास 2 डिपोजिटरी है जो संभाल के रखती हैं, एक का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और एक का नाम है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, a stock exchange is a creation of continuous market where securities are bought and sold. Which of the following important stock exchanges referred here? देखिए एक ऐसी जगह है जहां पे रोज डेली बेसिस पे मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है, ये कौन सी इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करके चलता है? क्या प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, या सेफ्टी ऑफ ट्रांस? तो आपको सोच समझ के बताना है दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड आंसर मी। क्या है ये? एक ऐसी जगह जहां पे सिक्योरिटीज को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। तो यह दोस्तों हमारा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, मतलब कि एक ऐसी मार्केट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जहां पर आप अपने स्टॉक को रोज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और आप उसको जब मर्जी कैश में कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं। सो इजी टू सेटल द ट्रांजेक्शन दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। Question number 10. Through the process of disinvestment and reinvestment, savings get channelized into their most productive investment avenues. Which of the following importance of stock exchange is referred here? Okay. आपसे पूछा गया है कि कोई डिसइन्वेस्ट कर रहा है, कोई री इन्वेस्ट कर रहा है, इसके थ्रू ना पैसा मार्केट में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और सही जगह जाके इन्वेस्ट भी हो जाता है। ये कौन सी इंपॉर्टेंस है दोस्तों? सोच समझ के बताइए क्या बेनिफिट मिल रहा है इस इंपॉर्टेंस से। अगर आप सोचेंगे डिसइन्वेस्ट री इन्वेस्ट, निकालो लगाओ, लगा लो लगाओ, मतलब एक बार पैसा मार्केट से निकाल लिया, फिर लगा दिया कहीं और, फिर निकाल लिया, फिर कहीं और लगा दिया, इससे क्या बेनिफिट मिलता है? क्या ये प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है, या सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन? सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, मार्केटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए जब आप डिसइन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, और इसके थ्रू ना हर सेक्टर के अंदर पैसा घूमता है, और जब हर सेक्टर में पैसा घूमेगा तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी इकोनॉमिक ग्रोथ, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर डन थ्रू अ कंप्यूटर टर्मिनल, दिस इंप्लाइज टू डैश। ओके, सबका सब ऑनलाइन होता है, इसको मैं क्या कहता हूं? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आप लोगों ने इसका नाम सुना भी है, वो जो कंप्यूटर टर्मिनल है जिसपे सारी डिटेल डिस्प्ले होती है दोस्तों, उसको मैं कह के चलता हूं स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। आप लोगों ने, सभी लोगों ने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम देखा है। आप कोई भी बिजनेस चैनल यूज करेंगे तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे हमारे चैनल का ऐड चल रहा है ना, ऐसे ही वहां पे शेयर के प्राइसेस चलते हुए आपको नजर आएंगे कि आज बजाज फाइनेंस का शेयर इतना ऊपर गया, आज हीरो का शेयर इतना नीचे गया, रिलायंस के शेयर ने इतनी तरक्की करी। ग्रीन और रेड कलर के सिग्नल के साथ आपको दिखेंगे, ठीक है, ग्रीन सिग्नल ऐसे, रेड सिग्नल आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। वो सब के सब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखिए चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12, विच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई इशूड बाय आरबीआई का नाम जहां पर भी आ गया तो मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, जब भी इशूड बाय आरबीआई की बात आ गई, आरबीआई इशू करने वाला एक ही इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम सबको पता है बहुत अच्छे से। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है दोस्तों ट्रेजरी बिल। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ ये तो काफी कॉमन भी है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और ये इशूड होता है डिस्काउंट पे, रिपीट होता है आर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, under which of the following method of securities are offered for sale through intermediaries like issuing houses, stockbroker, etc. ओके, किस मेथड ऑफ फ्लोटेशन में मैं इंटरमिनरीज या ब्रोकर्स वगैरह का यूज करता हूं? क्या ऑफर प्रोस्पेक्टस है, राइट इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है या ऑफर फॉर सेल है? दोस्तों सोचिए एक बारी, 13 का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसमें ऑफर टू प्रोस्पेक्टस में तो कोई इंटरमीडिएट नहीं आता, राइट इशू में तो मैं एग्जिस्टिंग लोगों को शेयर देता हूं, प्राइवेट प्लेसमेंट में मैं खुद सिलेक्टेड लोगों को शेयर मैक्सिमम बेच देता हूं, ऑफर फॉर सेल या दोस्तों जिसमें मैं इंटरमीडियरीज को, ब्रोकर्स का सहारा लेता हूं, शेयर्स बिकवाने की कोशिश करता हूं अपने, तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ऑफर फॉर सेल। ध्यान रख के चलिए। क्वेश्चन नंबर 14, द सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनीज और न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज टू इन्वेस्टर इज डन थ्रू। ओके भाई, अगर आपको नए शेयर इशू करने हैं या आपकी कंपनी नहीं है, आप सिक्योरिटी इशू करना चाह रहे हैं, या आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग है और आप सिक्योरिटीज शेयर इशू करना चाह रहे हैं या डिबेंचर इशू करना चाह रहे हैं, कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशू करना चाह रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, मनी मार्केट में, या फिर नन ऑफ दीज? तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट को बनाया इसलिए गया है, ये प्राइमरी मार्केट एक सिस्टम है, प्लेस नहीं है, इसको बनाया इसलिए गया है ताकि न्यू सिक्योरिटीज को इशू करा जा सके और बिना किसी हजल के, बिना किसी प्रॉब्लम के मैं उसको बहुत आसानी से इशू कर पाऊं। इसी का मेरा मेन टारगेट है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इश्यू ऑफ कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड एज। देखो ऑनलाइन है, प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑनलाइन कुछ नहीं होता, ऑफर फॉर सेल में ऑनलाइन कुछ नहीं होता, नन ऑफ दीज तो छोड़ ही दो। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, भाई इलेक्ट्रॉनिक का जिक्र आ गया तो यार ऑनलाइन का जिक्र तो आई है, क्या बात है। इसका सही आंसर है दोस्तों EIPO, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, केशव होल्डर ऑफ 5000 शेयर्स ऑफ सैलो लिमिटेड इज ऑफर्ड द प्रपोजल टू न्यू शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब मान लो अगर केशव के पास 5000 शेयर हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो हर 10 के बदले में कंपनी एक दे रही है, इसका मतलब 5000 शेयर के बदले में उसको 500 शेयर ऑफर कर रही है न्यू, ठीक है, 10 के बदले में एक ऑफर करा है, मतलब 5000 के बदले में 500 शेयर ऑफर करेंगे केशव को, ठीक है। और जनरली ये हमेशा मार्केट रेट से कम रेट पे ऑफर करा जा रहा है। मान लो बाहर वालों को अगर कंपनी जो है शेयर बेच रही है 400 रुपए का, तो केशव को यहाँ पे क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, केशव को दिया जाएगा 360 का या मे भी हो सकता है 300 का, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उसको डिस्काउंट दिया जाता है, ध्यान रख के चलेंगे। तो इस मेथड ऑफ फ्लोटेशन को क्या कहते हैं? इस मेथड ऑफ फ्लोटेशन को कहते हैं दोस्तों राइट इशू। ये आप लोग बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, जब भी किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर दिए जाते हैं, केशव ऑलरेडी अ होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो इसको हमेशा जब भी किसी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर दिए जाएंगे, आंसर हमेशा राइट इशू के फेवर में रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर रोहित इज अ होल्डर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ऑफ फ्यूचर लिमिटेड, he wants to sell his securities to purchase new securities of another company, the market where he can sell his securities is okay। भाई सिक्योरिटी बेचनी है, कहाँ जाऊं? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, मनी में, या कहीं भी नहीं? भाई अगर आपको सिक्योरिटी बेचनी है तो आपको जाना पड़ेगा सेकेंडरी में, ठीक है। अगर नई सिक्योरिटी आपको खरीदनी है तो आप जाओ प्राइमरी में, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी खरीदनी है या बेचनी है आपको जाना पड़ेगा सेकेंडरी में। खरीदना बेचना सेकेंडरी में होता है, लेकिन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का होता है, आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। मनी मार्केट में ये वाली सिक्योरिटीज डील ही नहीं होती, उसकी अपनी सिक्योरिटी है, जैसे ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये सब उसमें चलता है। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज यूज्ड by large and creditworthy companies to raise short-term funds for a period of 15 days to 1 year at low rate of interest than market rate। ओके, 15 दिन से लेके 1 साल तक का समय इसमें दिया जाता है और कंपनी इसको लेती है कि उसका इंटरेस्ट रेट काफी कम है। ये क्या है? सोचिए दोस्तों, 18 का आंसर हमारा क्या हो सकता है? क्या है ये? क्या ये कमर्शियल बिल है, कमर्शियल पेपर है, कॉल मनी है, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है? दोस्तों कमर्शियल बिल का तो टाइम पीरियड इतना होता ही नहीं, कॉल मनी का भी टाइम पीरियड इतना नहीं होता, ठीक है। कमर्शियल बिल का मैक्सिमम टाइम होता है 3 मंथ तक का, ठीक है, और कॉल मनी का मैक्सिमम टाइम होता है 15 मंथ का, ठीक है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट का टाइम होता है 3 मंथ से 1 ईयर तक का। मतलब सीधी सी बात है, 15 दिन तो भैया एक ही बचा आंसर हमारा, कमर्शियल पेपर। अब देखो इसमें गैस करना कितना सिंपल हो गया, क्योंकि मैंने गैस करा किसके बेस पर? डेज के बेस पर। भाई ये कह रहा है 15 दिन, तो 15 दिन वाला ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता,
ये भी नहीं हो सकता, बचाइए। इसका मतलब ये है जिसका टाइम है 15 दिन से लेके 1 साल तक का टाइम इसमें दिया जाता है। तो आंसर रहेगा हमारा कमर्शियल पेपर। और एक क्रेडिट वर्दी कंपनी वैसे भी कमर्शियल पेपर यूज करती है अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, और ये काफी सस्ता पड़ता है, और इसको मैं ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से भी जानता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कमर्शियल पेपर का नाम है ब्रिज फाइनेंसिंग, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, द सेटलमेंट साइकिल इन एनएससी इज डैश। ओके, एनएससी की सेटलमेंट साइकिल का नाम क्या है भाई? एनएससी की सेटलमेंट साइकिल का नाम दोस्तों क्या है? T+5, T+3, T+2, T+1। यह दोस्तों हमारी T+2। फिलहाल ये T+2 चल रही है। T+2 का मतलब है अगर आपने कोई सिक्योरिटी आज खरीदी है, आज मान लीजिए 28 तारीख है, 28/8/2022, ठीक है, मान लेते हैं आज स्टॉक एक्सचेंज वर्किंग है, काम कर रही है, ठीक है, तो आज आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी है, तो आपके डीमैट अकाउंट में वो सिक्योरिटी 38/2022 तक आ जाएगी। इसे कहते हैं T+2 सेटलमेंट। मतलब आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें सिक्योरिटीज क्रेडिट हो जाएंगी 38/2022 तक, 2 दिन में हो जाती है। ये एनएससी की सेटलमेंट साइकिल है जो कि काफी इफेक्टिव है। एनएससी फिलहाल सेटलमेंट साइकिल को T+1 में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत जल्दी हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है यार, रफ्तार पकड़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज एन अनसिक्योर्ड promissory note issued by a corporate within a fixed maturity period which varies between 15 days to 12 month। ओके, अनसिक्योर्ड है, promissory note है, और कॉर्पोरेट इशू करता है, और फिक्स मैच्योरिटी है। वही 15 दिन से 12 महीने वाला हाल है यार, सेम बात आ गई। 15 दिन से 12 महीने। देखते हैं भाई, ट्रेजरी बिल तो कॉर्पोरेट इशू नहीं करता, कॉर्पोरेट नहीं करता, ट्रेजरी बिल तो गवर्नमेंट करती है, तो ये कट हो गया। कॉल मनी बैंक करता है, और उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड ही 15 दिन तक का होता है, मैक्सिमम टाइम ही 15 डेज है उसका, तो ये भी कट हो गया। कमर्शियल पेपर को देखते हैं। ट्रेड बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज दोस्तों हमारे जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसका मैक्सिमम टाइम भी 3 मंथ का होता है। ये तो 15 दिन से 12 महीने तक जा रहा है, तो ये दोस्तों हमारा रहेगा कमर्शियल पेपर। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारा कमर्शियल पेपर। अगेन डेज के बेसिस पे मैंने गैस करा, बहुत सिंपल है गैस कर पाना, और ये कॉर्पोरेट के द्वारा ही इशू करा जाता है, प्राइवेट सेक्टर इसको इशू करता है, और इसकी मैच्योरिटी फिक्स पीरियड की होती है। टाइम पीरियड मेंशन करना पड़ेगा कि 15 दिन से लेके 12 महीने तक के बीच में कितना टाइम पीरियड है, मतलब 6 महीने का, 9 महीने का, 3 महीने का टाइम पीरियड मुझे पहले से बताना पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों कुछ शानदार, जानदार, धमाकेदार क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस करे। चैप्टर का नाम था फाइनेंशियल मार्केट। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भूलेगा। आपका अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर। दिस इज नितेश बजाज साइनिंग ऑफ दोस्तों। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।